बच्चों, कक्षा 8वीं के समस्त बच्चों को मेरा नमस्कार और सभी ध्यान दें। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास जो है भाग 1 होता है उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, उस विषय का अध्ययन करेंगे जिसमें पहला पार्ट है इतिहास का आधुनिक यूरोप का परिचय या आधुनिक यूरोप का उदय कह सकते हो आप उसको। बच्चों, पूर्ण क्रियाकलाप और घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला क्रम है, इसलिए जानकारी, समझ, अध्ययन, अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व को 3 कालों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल और मध्यकाल के संबंध में आप कक्षा 6वीं एवं 7वीं में उसका अध्ययन किए हैं। यह विभाजन विभिन्न देशों की एक निश्चित और लंबी अवधि तक चलने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया। तो इस प्रकार से हम पहले ही जान चुके हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल, कक्षा 6वीं एवं 7वीं में इसका अध्ययन किए। आधुनिक काल के संबंध में हम कक्षा 8वीं में अध्ययन करेंगे। आओ इसके बारे में संबंधित पूर्ण चर्चा करें। आधुनिक काल का अर्थ वे सभी नवीन विचारधाराएं और प्रवृत्तियां हैं और क्रियाकलाप है जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न रूप से और भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किए। इसके अंतर्गत हम आधुनिक काल की विशेषता को जानते हैं। आधुनिक काल की विशेषताओं में पहला तर्क एवं बुद्धिवाद। इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता था। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। दूसरा है मानववाद। इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है। आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति एवं नवीन राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत हुई थी। यहाँ ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में फैली। उदाहरण के लिए यूरोप में जहां 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ, वहीं भारत में आधुनिक काल का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ। विश्व के इस आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जानकारी होना जरूरी है जिन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। तो आधुनिक काल के इतिहास के प्रमुख स्रोतों को जहां से हम इस आधुनिक काल के इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, वो निम्न चार्ट के माध्यम से इसे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, जिसमें पहला है लिखित इतिहास, अर्थात विभिन्न साहित्यिक रचनाएं, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास आदि जो लिखी गई हैं। विभिन्न शासकीय, अशासकीय दस्तावेज, पत्र व्यवहार, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक छपने वाले पत्र पत्रिकाएं। धार्मिक साहित्य, विभिन्न धर्म गुरुओं, मीमांसकों एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य। ये लिखित जानकारियां हैं जो हमको आधुनिक काल के प्रमुख इतिहास बारे में, घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है मौखिक इतिहास। आम लोगों के अनुभवों, लोक कथाएं, जनश्रुतियां आदि के द्वारा हम आधुनिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा है आधुनिक संचार साधन, रेडियो, टीवी, फिल्में, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट आदि। इन सभी के माध्यम से भी हम आधुनिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथा है आधुनिक स्थापत्य के अंतर्गत जैसे नई दिल्ली का नगर नियोजन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, छत्तीसगढ़ के महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर आदि। इन सभी स्रोतों से हम आधुनिक
काल के विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप अपने आसपास की कुछ ऐसी चीजें या पुस्तकें या इमारतें आप स्वयं खोज सकते हैं, जिससे आपको आधुनिक युग के इतिहास की से जुड़ी कुछ अनेक जानकारियां स्वतः ही मिल जाएंगी। इसके बाद हम यूरोप की जो आधुनिक काल के अंतर्गत यूरोप का पुनर्जागरण, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे जानने से पहले हम निम्नांकित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें 15वीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन पर सामंतों तथा धर्म गुरुओं का वर्चस्व था, जिनकी तुलना में राजसत्ता निर्बल थी। इनके शोषण और दमन के से साधारण जनता त्रस्त थी। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए ईश्वर और परलोक से जुड़ी बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाता। 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किया जाने लगे। अब मानव के वर्तमान जीवन के दुख दर्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इस समय के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित पारंपरिक विचारों तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धिनिष्ठा का महत्व समझाने लगे। लोगों को यह शिक्षा देने लगे कि विश्व को अपनी खुली आंखों से देखो, जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो। तो यूरोप में पुनर्जागरण के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है वैचारिक क्रांति की। वैचारिक क्रांति में 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा। छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में, आसानी से और कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होने लगी। फलतः ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली। प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि, निष्ठा, भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि बातें यूरोप में पुनः जोड़े जाने लगी। इस दृष्टिकोण से ने साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, ज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया। कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवी देवताओं, देवदूतों के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने लगे। कोपरनिकस एवं गैलीलियो जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करके नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे सूर्य नहीं घूमता है बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। इसके पहले सब लोग ये मानते थे कि पृथ्वी जो है नहीं घूमता है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती। अर्थात इस प्रकार देखें तो इसमें नए परिणाम हमको जागृत हुए। इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जो है मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल लैटिन भाषा में लिखा गया था। सामान्य लोग इस लैटिन भाषा को नहीं समझते थे। लोगों की इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई धर्म गुरु कर्मकांडों को बढ़ावा देते व धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते थे। धर्म संस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन आरंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाने लगा। उन दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। बाइबिल का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया गया ताकि सामान्य लोग अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके। मार्टिन लूथर नामक जर्मन धर्म गुरु ने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया, जिसमें उसने जनता से कहा, आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही न मान करके बाइबिल पढ़ना चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। उसने ईसाई धर्म गुरु के प्रमुख पोप की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध प्रोटेस्ट किया गया। इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप का वर्चस्व मानने से इनकार कर दिया। इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम भी था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक का स्वतंत्र जागरण को संभव बना। नेक्स्ट आता है वाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा।
और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यूरोप का एशिया के साथ व्यापार, यह एक प्रमुख महत्वपूर्ण नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग आरंभ हुआ। भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग था, जिसमें इराक, तुर्क, वेनिस और जिनेवा के साथ व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्र में वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी। वहीं सन 1430 कुस्तुतनिया जैसी तुर्की ने कुस्तुतनिया तो यूरोप से भारत को जोड़ने वाला यह एक थल मार्ग बंद हो गया। अब एशियाई देशों से मूल्य के स्वर्ण रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र आते थे। यूरोपीय व्यापार इस माल को यूरोप के विभिन्न बाजारों में ले जाकर बेचते थे। यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी, लेकिन व्यापारी अब अरब के व्यापारियों को हटाकर भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नए मार्गों की तलाश प्रारंभ की। नए मार्गों की तलाश उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी काल में तत्कालीन समय में जो है वहां के शासकों रानियों ने भी वहां नए मार्गों की खोज में अपना महत्वपूर्ण सहयोग भी प्रदान किया। इसी समय कुतुबनुमा कंपास नामक दिशा ज्ञान करने वाले यंत्र का आविष्कार हुआ। इसके वजह से नाविकों ने कुतुबनुमा कंपास की सहायता से लंबी सलाहें की। भारत की खोज में निकले इटली के नाविक कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका पहुंचने का समुद्री मार्ग की खोज की तथा पुर्तगाल नाविक वास्को अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए 20 मई सन 1498 को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंच गया। इस प्रकार से भारत के लिए नए मार्गों का खोज उनके द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न यूरोपीय देश में एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई, जिसको हम व्यापारिक स्पर्धा कहते हैं। ये नए भूभाग कहते हैं। पता लगते ही पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी वहां आने लगे। इस व्यापार से उन्हें भारी लाभ होने लगा। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस तथा हॉलैंड भी इस स्पर्धा में उतर पड़े
उन्होंने भी अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाई और अपने नाविकों को लंबे समुद्री अभियानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हुई और इस प्रकार से फिर इसके वजह से कहना चाहिए नए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण से हमें नए व्यापारवाद का उदय की शुरुआत हुई, अर्थात इंग्लैंड, आपका फ्रांस, हॉलैंड आदि विभिन्न जो देश रहे वे विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाने शुरू किए। इसकी वजह से व्यापारवाद का उदय हुआ। व्यापारवाद नीति का मुख्य सूत्र यह था कि व्यापार द्वारा अपने राष्ट्र को अधिकाधिक संपन्न बनाना व अन्य राष्ट्रों को मात देना। शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में छूट सहित कई रियायतें दी। सहित आर्थिक नीति को ही व्यापारवाद कहा जाता है। इसके बाद इसी व्यापारवाद के वजह से अपने व्यापार को, अपने देश को उत्कृष्ट व्यापार को विभिन्न देशों के व्यापारी जो है अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियां उनके द्वारा स्थापित की गई। व्यापारिक कंपनी की स्थापना में हम सभी जानते हैं कि भारत में भी जो है एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जो लंदन के कुछ व्यापारियों के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार हॉलैंड के और फ्रांस के व्यापारी भी अपनी अपनी अनेक व्यापारिक कंपनियों की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। यूरोप में व्यापार वृद्धि के कई महत्वपूर्ण व्यापार जब बढ़ता गया तो उसका कई प्रभाव हमको देखने को मिला था। इसमें सब यूरोप में व्यापार वृद्धि के 3 महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव यूरोप में अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। मध्यकाल में प्रचलित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन के माध्यम बन गए। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केंद्रों को व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वालों बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई। व्यापार में अधिकाधिक पूंजी विनियोजित होने लगा। जहाज निर्माण जैसे व्यापार से जुड़े अनेक नवीन उद्योगों का आरंभ हुआ। व्यापार एवं उद्योगों में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में वृद्धि हुई। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और समृद्ध होने लगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा यूरोप में व्यापार का, वह है आपका सामाजिक प्रभाव। व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। कुशल कारीगर और निर्माता इस समुदाय से जुड़ते गए। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के रीढ़ बन गए। तीसरा प्रभाव जो पड़ा हुआ है आपका राजनीतिक। व्यापार वृद्धि प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग ने अपने हित के लिए राष्ट्रसत्ता का समर्थन किया। व्यापार को देश संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारी वर्ग को महत्व प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ हुआ और एक नई व्यवस्था जिसे पूंजीवाद कहते हैं अस्तित्व में आने लगी। यही आधुनिक युग की प्रमुख विशेषता थी। इसने पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को जन्म दी। पूंजीपति उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिए कारखानों में मशीनों से तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं को उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते। अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में सुधार किया ताकि कम समय में ज्यादा वस्तुएं तैयार की जा सकें। पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में अपने परिवार के लिए सदस्यों की सहायता से काम करते थे। उन्हें आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता था, किंतु यह धीमी घरेलू बाजार व्यवस्था की लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं थी। 18वीं सदी की नवीन कारखाना व्यवस्था में कारखाने का मालिक पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। नई मशीनों की मदद से कारीगरों को काम पर लगाकर वस्तुएं तैयार करता था और वही उन्हें बाजार में बेचता था। श्रमिक अब घरों में नहीं बल्कि
निश्चित वेतन पर कारखानों में काम करते थे। सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई व्यवस्था का उदय हुआ। मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। सूत कताई की मशीन, नए किस्म के करघों, भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़ों के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। मानवीय श्रम तथा पशु बल से चलने वाली मशीनें अब भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनें बनी। भाप की शक्ति से पानी के जहाजों को तेज गति से चलाना संभव हो, इसके कारण से यातायात बहुत आसान हुआ। विकास के इस नए दौर को कारखानों में मशीन की मदद से वस्तुओं के बेहिसाब उत्पादन को ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इस प्रकार से इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा धवन भट्टी जैसे आविष्कारों ने लोहे की ढलाई जैसे मुश्किल काम को आसान बना दिया। इस तरह नए नए आविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावी बना दिया। तेज गति से कम समय में ज्यादा उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों की ओर उन्मुख हुए। तो इस प्रकार से जैसे ही ढेर सारे व्यापारी नए बाजार की तलाश में एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने जो बाजार है उसको विस्तारित किया, वहां उन क्षेत्रों में बेचा और जहां जहां वे जाते थे उन क्षेत्रों पर उपनिवेशों की स्थापना के लिए प्रयास किए। यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपन्न प्रदेशों को हस्तगत किया और वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। स्पेन ने मुख्यतः दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिक महासागरों के तटवर्ती भागों में अपना उपनिवेश बसाया। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने, भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने, उसके पश्चात अंग्रेजों और डचों एवं फ्रांसीसियों ने कब्जा जमाया। आगे चलकर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में भी ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने उद्योगों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाए। उनके कच्चे प्रतिबंध से अपने उद्योगों को चलाया और अपने तैयार माल को ही वापिस उन्हीं देशों में ऊंची कीमतों पर बेचा। इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासों का दमन करके उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण किया। उपनिवेशों से संबंधित इस नीति को ही उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसमें जितने भी जो देश हैं, व्यापारिक देश कह सकते हो, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि विभिन्न देश जो है, जहां जहां पर ये उनका व्यापार बढ़ा उन देशों पर उन्होंने अपना निवेश स्थापित किया था। वहां पर अपना पैसा लगाया, वहां कोठियां बनाई और धीरे धीरे लेकर के उन देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित हुआ। उपनिवेशवाद के कई दो महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलते हैं। अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। यह 1914 में हुआ। अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहां की जन को अपेक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा, जिससे इन औपनिवेशिक राष्ट्रों को समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ बल्कि के गहरे गर्त में डूबते चले गए। इस प्रकार से ये हम अभी तक जो अध्ययन किए हैं उपनिवेशवाद के अंतर्गत आप देखोगे कि एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अपना साम्राज्य का विस्तार किया। निम्नांकित चित्र के माध्यम से हम इसे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मानचित्र दिया हुआ है, जितनी भी आड़ी लाइन वाली जो देश दिखाई दे रहे हैं उन देशों में इंग्लैंड का प्रभाव था। जैसे उदाहरण के लिए बाईं तरफ देखोगे तो इंग्लैंड, आयरलैंड आदि दिख रहा है। दाहिनी तरफ देखेंगे तो आप इधर दाहिनी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का प्रभाव देखने को मिलता है, भारत में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, बर्मा में है ना, और इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों पर। इसी प्रकार से रूस जो है आपका एशिया महाद्वीप का देखोगे तो संपूर्ण हिस्से पर रूस का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से फ्रांस का देखेंगे तो हम बाईं तरफ दक्षिण
अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न प्रदेशों पर फ्रांस का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार जर्मनी का भी प्रभाव अफ्रीका महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों पर, जिन जिन क्षेत्रों पर बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव हुआ है। बच्चों, आशा है आप सभी ध्यान से मेरे इस वक्तव्य को सुने होंगे, समझे होंगे और समझने का प्रयास किए। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार सुन करके आप इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिख करके मुझे सेंड करने की कृपा करें। इसमें गृह कार्य के अंतर्गत सबसे पहले आप सभी बच्चों छपाई कला के आविष्कार से क्या क्या लाभ हुए, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दूसरा, मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट क्यों कहा जाता है। तीसरा, पुनर्जागरण का स्वरूप का सुनना है। चौथा है, सामंतवाद का पतन किस तरह हुआ, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना है। और पांचवा है, व्यापार में वृद्धि का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक लिख करके जब कभी भी स्कूल खुलेगा तो आप उसे आकर के मुझसे चेक कराएं। सब धन्यवाद। बच्चों, विश्व के मानचित्र पर एशिया और अफ्रीका के 5 अंग्रेजी उपनिवेशों को समझना है, जानना है, उसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके लिए आप कॉपी में मानचित्र पर जो मैं आपको वीडियो में भेज रहा हूं, उस मानचित्र को रिपीट अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। धन्यवाद। आप सभी ध्यान से मेरी बातों को सुना, समझा और समझने का प्रयास करना।